वो बता रहे थे कि किस तरह से युद्ध इंटेंसिफाई हो गया है, तेज हो गया है और ज़मीनी युद्ध भी अब तेज हुआ है और स्थितियां किस तरह से बिगड़ रही हैं। और आज हमारा जो विशेष है वो भी इसी पर आधारित होगा। आज का हमारा विशेष है इजराइल हमास युद्ध, खेमों में बटी दुनिया। चूंकि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया संघर्ष विराम को लेकर के, उसमें खेमों में बटी दुनिया दिखाई पड़ी साफ तौर पर। इजराइल हमास युद्ध, खेमों में बटी दुनिया, आज का हमारा ये विशेष है। और इस पर खास मेहमान चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर शीलकांत शर्मा, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गौरी द्विवेदी, जो कि सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में। गौरी मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर शर्मा, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, और जिस तरह से जो प्रस्ताव पारित हुआ जॉर्डन की तरफ से लाया गया, आप उसके डिटेल्स अच्छी तरह से जानते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस प्रस्ताव को, और क्या इस पर आपका कमेंट रहेगा? क्योंकि ये देखने में आया कि दुनिया के काफ़ी सारे देशों ने एब्सटेन भी उसमें किया, बहुत कम देश ऐसे रहे जिन्होंने उसका विरोध किया, और उसको लेकर के तमाम तरह की जो बयानबाजियां हैं वो भी जारी हैं। देखिए, ये प्रस्ताव यूनाइटिंग फॉर पीस के तत्वावधान में लाया गया था। अगर सुरक्षा परिषद कोई काम नहीं कर पा रही है, जो कि पिछले 22 दिनों में बिल्कुल काफी जाहिर था कि सुरक्षा परिषद के पास जो रेजोल्यूशन आए वो सब वीटो होते रहे, उनके ड्राफ्ट तैयारी नहीं थे, स्वीकार नहीं थे। तो फिर जनरल असेंबली में ये बात आई और जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन, 10th इमरजेंसी स्पेशल सेशन किया गया। उसमें जब ये रेजोल्यूशन कल आया तो उसने जो बड़ा विराट मतभेद है दुनिया में इस समय इसको लेके, इस पूरे विषय को लेकर, वो एकदम से जाहिर हुआ। क्योंकि जहां इजराइल के जो अलाइज हैं, अमेरिका और दूसरे जो देश हैं यूरोप वगैरह के, उन लोगों को इजराइल वो जो प्रस्ताव में जो चीजें चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो नाराज थे। और दूसरी तरफ चूंकि 22 दिन हो गए हैं और इजराइल का जो रिटेलिएशन है उससे लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी भारी त्रासदी पैदा हो गई है। मानवीय रूप से बड़ा संकट है, वहां पे भीषण संकट है। तो सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो दक्षिण के राष्ट्र हैं, जो उनमें बहुत सहानुभूति है पैलेस्टीनियंस की, तो उन राष्ट्रों ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, इसलिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस की बात करता है, मतलब एक संघर्ष विराम की बात करता है, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है जी। तो इसका उन्होंने सपोर्ट किया, परंतु उनके सपोर्ट से जो डिवीजन था वो दूर नहीं हुआ। जो बटा हुआ है यूएन, वो उसमें कोई सुधार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस ऐसे मौके पे जब सिचुएशन बड़ी भीषण है, जहां 7,700 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस लोग मारे जा चुके हैं, इजराइल के अभी जो शुरू में अटैक हुआ था वो बहुत भयंकर था, तो ऐसे में दुनिया को इकट्ठे होके एक कंसेंसस के साथ, एक यूनाइटेड उसके साथ बात कहनी चाहिए। वो नहीं हो पाई यूएन में अभी तक। और यूएन की जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो प्रभावशीलता है, उस पर एक बड़ा भारी सवालिया निशान आ गया है। तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर डिविजिव बात को लेके आगे बढ़ेंगे तो शांति करने के लिए और बातचीत शुरू करने के लिए, डायलॉग और होस्टेज के रिलीज की बात करने के लिए, इन सब के लिए जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। देखिए, इसमें यह भी हुआ था कि क्योंकि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें कहीं भी हमास की भर्त्सना नहीं की गई, हमास का नाम नहीं है जी। और दूसरा, इसमें जो होस्टेजेस हैं उनकी भी बात नहीं की गई। जो होस्टेज को जन्म कहा गया कि जो लोग से उनको रोका जाए जी। दरअसल वो एक बड़ा सवाल रहा कि ना होस्टेजेस की बात की गई और ना हमास का जो आतंकी हमला है उसकी कोई बात कही गई। गौरी द्विवेदी जी, आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से इसको
इसको साइड करना या इसको एस्केप करना, ये शायद एक तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर भी अगर कहा जाए कि खेमों में बंट गई है दुनिया, तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो प्रस्ताव है इसका कोई बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व क्या कुछ हो सकता है? नहीं निखिल जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। ये बात सही है कि यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होते, ये नॉन बाइंडिंग है नेचर में। तो अगर ये इससे भी ज्यादा अगर एक्सट्रीम रिजल्ट होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक इजराइल या अमेरिका की बात करें, बिकॉज इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक ऑफ कोर्स अमेरिका है। तो कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है इन रेजोल्यूशंस का। राजनीतिक इम्पैक्ट है और ये हम इंडिया में भी देख रहे हैं। और जब से ये रिजल्ट आया तब से एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट जिसे हम बोले अंग्रेजी में, वो चल पड़ा है विपक्षी दलों में और सरकार के बीच में कि क्यों इंडिया ने एब्सटेन किया। अब जहां तक आपने पहले पूछा हॉस्टेज और हमास के रेफरेंस के बारे में, मैं ये बता दूं, एम्बेसडर शर्मा ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि दुनिया बढ़ चुकी है, संयुक्त राष्ट्र बढ़ चुका है और संयुक्त राष्ट्र की सीमा हमें पता चल गई है कि वो कोई भी युद्ध हो, चाहे वो इजराइल हमास का हो या पहले रशिया यूक्रेन का हो, वो एक टूथलेस बॉडी बन चुकी है जिसमें उसका एक कोई महत्वपूर्ण योगदान अब नहीं है किसी भी स्तर पर युद्ध को रोकने का। वो अब उसमें शक्ति नहीं है, यूएन नहीं कर सकता एज अ यूनाइटेड बॉडी। इस रेजोल्यूशन की बात करें तो 22 अरब कंट्रीज ने इसे ड्राफ्ट किया। जॉर्डन ने इसे पेश किया बट 22 अरब कंट्रीज ने इसको ड्राफ्ट किया। तो इसमें जाहिर सी बात है हमास और हॉस्टेज का रेफरेंस नहीं था, तो इसका समर्थन करना, ये बात सही है, इसका समर्थन करना कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ न बोलना माना जा सकता है। और मुझे लगता है भारत सरकार की कूटनीति रही है कि उन्होंने इस पर एब्सटेन किया, और उन्होंने नहीं 44 और देशों ने किया। वो देश जो यूएस के एलाइज हैं, चाहे आप यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अमेरिकन एलाइज हैं, उन सब ने एब्सटेन किया क्योंकि इस युद्ध के दो पहलू हैं। आपने बोला पैलेस्टाइन करीब 7,500 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये एक्चुअल नंबर हो, बट बहुत हाई कैजुअलिटी हो चुकी है। बट लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो 7 अक्टूबर को जो हुई, अनप्रोवोक्ड असॉल्ट जिसे कहते हैं, उसकी अगर निंदा नहीं की जा रही है तो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं मानवता और उसमें जो अभी बंधक है उनकी तो बात भी नहीं की जा रही है। तो यानी कि ये तो उसी तरह की बात हुई कि आपके ऊपर कोई अटैक करे और अगर आप उस पर रिटेलिएट करते हैं तो ये कहा जाए कि भाई आप मानवीय आधार पर उसको छोड़ दे, लेकिन जो बंधक बनाए हैं उनकी कोई बात नहीं कही गई। इसमें गौरी जी एक चीज और समझना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक रूप से तमाम सारी आपने बयानबाजियां उसमें देखी होंगी, आपको नहीं लगता है कि जो एक एंड है, दरअसल इसका जो एक सिरा है उसको बताया नहीं गया है, और तमाम बयानों में वो चाहे कांग्रेस नेताओं के रहे हो या फिर जो दूसरे नेताओं के रहे हो, वो इस बात को बता नहीं रहे हैं अपने कमेंट में कि आखिर भारत ने इसमें एब्सटेन क्यों किया, और भारत का जो आतंकवाद के खिलाफ का जो रुख रहा है उसके बारे में बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, केवल एक पिक्चर जो है वही पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल जी, चुनावी माहौल अब तेजी से गर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्शन सीजन होगा तो इस तरह का मुद्दा एक बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल मुद्दा हो सकता है विपक्षी दलों के लिए। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही पहलू को आगे बढ़ाया और एक ही पहलू से उन्होंने सारी बयानबाजी करी। आपने बोला अपनी स्टोरी की शुरुआत में कि किन किन विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ बोला और उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, तेलंगाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं, और इसमें विपक्षी दलों को पता है कि माइनॉरिटी वोट की भी एक वैल्यू है। इस वजह से ये मुद्दा मुझे लगता है आगे जाके भी, आगे कुछ हफ्तों में और ज्यादा गर्म होगा। इसमें आप देखेंगे भैंसा भैंसी और ज्यादा बढ़ेगी, और इसमें सरकार को अपनी जो जितनी भी सारी आर्ग्यूमेंट है उसे और स्पष्ट तौर से आगे रखना पड़ेगा कि जो हॉस्टेज की बात है उसे जब तक वो पूरी तरह से नहीं समझाएंगे तो मुझे लगता है बात जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल। और ये जो ये बात है कि भारत शांति चाहता है, और अब अगर कोई कह दे कि भारत आतंकवाद के पक्ष में खड़ा हो जाए तो ये शायद संभव नहीं है, और ये बात सरकार की तरफ से बार बार कही गई है, मुझे लगता है आगे भी कही जाएगी। फिलहाल एम्बेसडर शर्मा, एक बात समझना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह की कूटनीतिक प्रयास जो भी किए जा रहे हैं उसके क्या परिणाम हैं, वो भी आप देख रहे हैं, और अब खेमों में बटी हुई दुनिया आपको नजर आ रही है। किस तरह से अब आगे युद्ध जाता हुआ आपको दिख रहा है, क्या आगे देख रहे हैं आप इसमें? युद्ध को रोकने के लिए और संघर्ष को विराम देने के लिए ये इफेक्टिव नहीं है जो यूएन रेजोल्यूशन है जी। और ये जरूरी बात यह है कि मीडिएशन जरूरी है। जो जिन राष्ट्रों का इजराइल और हमास के ऊपर प्रभाव है वो बात करें उनसे, और किसी तरह से उनको इस भयंकर सिचुएशन से खींच के बाहर निकालें। तो ऐसे में ऐसे काम होने के लिए यूएन में जो खेमे में बटा हुआ एक प्रस्ताव है और जो मैसेज है वो मददगार नहीं साबित होती। और आपको बताऊं कि इस प्रस्ताव के दौरान इसको कनाडा ने एक अमेंडमेंट भी किया जो इस बात को लेके कि भाई जो भर्त्सना तो आप कीजिए जो 7 अक्टूबर का हुआ था जी, तो उस अमेंडमेंट को विफल कर दिया गया क्योंकि बाकी जो फिलिस्तीनियों के लिए सिंपैथी है जो डेवलपिंग कंट्रीज में उनकी मेजॉरिटी है यूएन की जनरल असेंबली में, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो अमेंडमेंट खारिज हो गया जी। तो ये बात साफ हो जाती है कि यूएन में जिस तरह का जो बटा हुआ यूएन है उससे क्या निकल के आ सकता है। और जो आप बात कर रहे हैं जैसे ये पूरा पखेड़ा शुरू कैसे हुआ, ये विध्वंसक थिंग वो 7 अक्टूबर शुरू हुई, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो 7 अक्टूबर से कनेक्टेड है। अब उसको जो अरब कंट्रीज हैं और बाकी लोग जो हैं वो पूरे लंबे परिप्रेक्ष्य में लाना चाहते हैं, 50 साल का परिप्रेक्ष्य। तो 7 साल के परिप्रेक्ष्य में तो यूएन में कई रेजोल्यूशंस आए, दर्जनों जो प्रस्ताव आए और उनपे हमेशा पोजीशन ली गई, पर इजराइल मानता नहीं उन प्रस्तावों को, क्योंकि वो सारे प्रस्ताव, और भारत ने उन प्रस्तावों का हमेशा सपोर्ट किया जी। और जी। आपने बाइंडिंग की बात की, तो जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होते जी, पर सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं जो चैप्टर 7 के अंतर्गत जी, पर वो रेजोल्यूशन भी माने नहीं गए। तो ये जो इतिहास है पूरा मध्य पूर्व का के युद्ध का, और ये पूरे ये आज की बात नहीं है या 15 दिन 20 दिन की बात नहीं है जी। लेकिन तो बहरहाल भारत का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है इस पर कि वो आतंकवाद के साथ कतई खड़ी नहीं हो सकता, हमारा देश कतई खड़ा नहीं हो सकता, और कितना भी किसी भी तरह का प्रेशर कोई बनाने की कोशिश करे, चाहे वो देश में हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, भारत का अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। और भारत ये भी चाहता है कि युद्ध जो है वो इसका परिणाम किसी भी समस्या का परिणाम नहीं है, शांति ही की खोज की बात भारत हमेशा करता रहा है। आज के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें कोई एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिए जिससे वार्ता की मेज पर बैठकर दोनों तरफ के लोग बातचीत कर सकें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर शर्मा और मैडम गौरी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रही हैं।